ओके, वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मजेदार। आज हम लोग करेंगे एफएम दिसंबर 23 जो एग्जाम हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन। एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का। चाहे आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन देख के जाना चाहिए। पास्ट कम से कम 5 टर्म का। कितने टर्म का? पास्ट के 5 टर्म का। समझ गए? उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। चक्कर क्या है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से आंसर्स जो आता है वो कंप्लीट नहीं आता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि फाइनल आंसर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्या एजम्पशन लेके आ रहा है। जब आंसर बनाया गया तो कोई एजम्पशन ले लिया गया है, कुछ वर्किंग आप से हो नहीं रहा है क्योंकि पूरा सोल्यूशन नहीं है, तो करे क्या। तो उसी का तोड़ लेकर आते हैं। कई बार छोटा मोटा प्रिंटिंग एरर भी मतलब क्वेश्चन में होता है, या फिर कोई टेक्निकल एरर होता है, वो आप लोकेट ही नहीं कर पाते। तो हम आपको कोशिश करें कि वो सारा भी नॉलेज आपको दे दे थ्रू दिस पेपर। ओके, तो हम जो आपको पूरा बताएंगे वो पूरा सॉल्व करके बताएंगे, है ना। ये पेपर जो सॉल्व किया मैंने, आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है बाय रेफरिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास स्लाइड्स को रेफर करें, जहां पर हम आपको सारा क्लास नोट्स देते हैं, वहां पर ड्राइव लिंक को रेफर करें, क्लास नोट्स के लिंक को। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो भी ये पेपर सॉल्यूशन का मजा लेंगे, पूरा फायदा उठाएंगे बाय रेफरिंग टू गूगल ड्राइव लिंक गिवन विद द वीडियो। ठीक, चलो तो आ जाओ आप। अभी अब पेपर सॉल्यूशन जो हम कराते हैं उसको रेफर करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आता है कि आपको पेपर एक बार अटेम्प्ट करके देखना चाहिए, उससे ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप डायरेक्ट बिना पेपर अटेम्प्ट किए इसको देख रहे हो तो उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको पेपर अटेम्प्ट करके देख के होगा। समझ गए? बिना देखे अगर खाली वीडियो सुनोगे तो फायदा नहीं होगा। मतलब आप अगर अभी मेरे साथ साथ भी पहली बार अगर पेपर खोल के मेरे साथ साथ वीडियो देख रहे हो तो उतना फायदा नहीं होगा। पूरा पेपर एक बार खुद से करके आके यदि आप इस पेपर को देखोगे तो बम फायदा होगा, बम्पर फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपसे बनता ही नहीं, क्या क्या आपको दिक्कत दे रहा है, और सर उसको कैसे सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं। तो वो एक्चुअल इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ में आएगा, एक्चुअल इंपॉर्टेंस तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, चलो तो इस पेपर में जैसा कि आप जानते हैं एफएम है और बीडीए है। बीडीए का हम अलग से वीडियो देंगे, हमारे यहाँ पे एक सुरेखा सर पढ़ाते हैं, ही इज प्रिपेयरिंग बीडीए वीडियो सेपरेटली। तो इसमें हम सिर्फ एफएम की बात करेंगे। चलो तो फर्स्ट है, देखो एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में यदि आप देखोगे तो बीडीए का सिर्फ 2 एमसीक्यू है, 3 एमसीक्यू है, बीडीए का 3 एमसीक्यू है, बाकी 12 एमसीक्यू जो है वो हमारा एफएम का है। तो हम पहला 12 एमसीक्यू को हैंडल करते हैं। एमसीक्यू के लिए नॉर्मली आपको 54 मिनट्स एग्जाम में डिवोट करना है। कितना मिनट्स? क्या ध्यान रखेंगे? 54 मिनट्स। उससे ज़्यादा आप डिवोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू आपका आगे का समय खा जाएगा। सेकेंडली, एमसीक्यू करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन पढ़ के अगर हमको आंसर आ गया तो हम टिक मार देंगे, नहीं आया तो हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम नेक्स्ट में जाएंगे। फिर नहीं आया तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं देना है, मतलब हार्डली आपके पास 54 बाई अगर आप 15 करोगे तो 3 मिनट है, तो 3 मिनट एक एमसीक्यू को हम दे सकते हैं। 3.6 है, 3 ही मान रहे हैं, तो 3 मिनट ही आप एक एमसीक्यू को देंगे। नहीं हुआ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर पूरा 15 करके आएंगे, फिर वापस फर्स्ट से चालू करेंगे, जो बचा हुआ टाइम है 54 मिनट्स में उसको यूज करेंगे, और फिर जो ABCD समझ में आ रहा है नियरेस्ट उसको मार्क कर देंगे। द आइडिया इज टू मार्क समथिंग एट लीस्ट इफ यू डोंट नो। ओके, अच्छा एक चीज और, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, एग्जाम का पेपर मिलता है, पहला 15 मिनट में सीधा एमसीक्यू लेके बैठ जाता है। पहला 15 मिनट कभी एमसीक्यू को नहीं दिया जाएगा। पहला 15 मिनट में हम पूरा पेपर को गो थ्रू करते हैं कि एमसीक्यू को छोड़कर क्या क्या इसमें आया है, और हम ये जज करेंगे कि इसमें से हम कौन कौन सा 5 क्वेश्चन करने वाले हैं।
तो कैसे होता है, वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोचेंगे कि मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर बहुत ऑब्वियस आ गया, जो आपको याद है कि ये मेरे को पक्का याद है, उसको लिखेंगे ए। जो लग रहा है कि सोच के लिखेंगे तो हो जाएगा, वो होगा बी। और जो एकदम नया लग रहा है वो होगा सी। तो हर ऑप्शंस में ए बी जो दिया हुआ है ए बी सी मार्क करेंगे। ऐसे 7 जितना क्वेश्चन दिया हुआ 7 सातों का सातों में मार्क करेंगे और फिर चुनेंगे कि कौन सा बेस्ट 5 है। ये काम पहला 15 से 20 मिनट लगा के हम लोग करेंगे। अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बात नहीं है, उसके बाद एमसीक्यू से काम चालू होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम ध्यान रखेंगे आप अपना मार्क्स को बेटर करने के लिए। अब बच्चों का सवाल ये भी आ रहा है बार बार कि सर एमसीक्यू में और प्रैक्टिस करना और कहाँ से करेंगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना सबसे अभी बेस्ट साधन है, इंस्टीट्यूट मैट का जितना एमसीक्यूज है उसको घोट के पी जाओ। उसके बाद पास्ट पेपर्स और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में जितने एमसीक्यूज हैं उसको घोट के पी जाओ। घोट के पीना मतलब एक बार में नहीं होगा, 3 बार मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, तब आपको दिमाग में बैठेगा। जो जो एमसीक्यू आपसे नहीं बनता एक बार में उसको सर्कल कर लेंगे और उसको दोबारा देखना पड़ेगा, जिससे कि अगली बार वो बहुत अच्छे से बन जाए। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो फर्स्ट है हम लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग WACC ऑफ एनी फर्म। तो WACC में डिक्रीज एज फर्म्स डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस। ये आपने पढ़ा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में कि ज़्यादा डेट लेंगे तो डेट सस्ता होता है, तो ज़्यादा डेट बढ़ाने से WACC गिर जाएगा। इन कंप्यूटेशन ऑफ WACC, वेट असाइन टू द प्रेफर्ड स्टॉक इज बेस्ड ऑन द कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक। In computation of WACC, weight assigned to preferred stock is based on coupon rate multiplied by par value। नहीं, coupon rate multiplied by par value से weight assigned to preferred stock का कोई लेना देना नहीं है। A firm's WACC will increase as the corporate tax rate increases। No, ऐसा कुछ नहीं है। The WACC does not consider redeemable preference share of the firm। ऐसा भी नहीं है। तो ये सबसे सही आंसर है इसका E। सेकेंड देखो क्या बोल रहा है, X Limited is considering an investment proposal involving an initial cash outlay of 20 lakh. The proposal has an expected life of 7 years and 0 salvage value. तो initial investment है 20 लाख, life है 7 years और salvage value क्या है 0। ठीक है, फिर at a required rate of return of 12%। तो required rate of return is 12%, मतलब Q is 12%. The proposal has a PI of 1.182. The proposal has a PI of 1.182. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। पीआई दिया हुआ और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पूछ रहा है। तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी ऑफ कैश फ्लोज बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग पीवी ऑफ कैश फ्लो निकालना चाहते हैं, पीआई बढ़ा दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख बढ़ा दिया, तो पीवी ऑफ कैश फ्लो आ गया 23.64। और यहाँ पे पीवी ऑफ एन एनविटी वगैरह दिया हुआ, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो तब निकालना होता है जब एनुअल कैश फ्लो पूछा होता है। तो पीवी ऑफ कैश फ्लो पूछा है तो इसी से आंसर आ गया 23.64। The signs of large inventory build-up in anticipation of price increase in future can be best diagnosed from inventory related diagnosis। कौन सा रेशियो से हो सकता है, तो एसेट टर्नओवर रेशियो में तो टोटल एसेट्स देखा जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल देखा जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द बेस्ट वन टू मैच दिस रिक्वायरमेंट। अदरवाइज इन्वेंट्री का इफेक्ट तो वर्किंग कैपिटल में भी, करंट रेशियो में भी। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं होता तो फिर हम मे बी करंट रेशियो पे थोड़ा ऑप्शन चूज करते। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी हम लोग का रहता, जहां पे इन्वेंट्री मौजूद है वो रिलेटेड रेशियो को चुनते। नेक्स्ट, MJ Limited has issued 5,000 10% debentures of ₹100 each. The rate of inflation is 6% per annum. Calculate the real cost of debt। अब देखो ये जो है ना, ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन किया हुआ नहीं होता है, बट आपको बेसिक्स में पढ़ाया हुआ होता है कि इंटरेस्ट रेट जब अपने निकालते हैं, इट हैज गॉट 3 कंपोनेंट्स। वन इज द रियल रेट, ठीक है, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल चल रहा है, -1 करते हैं। और अगर एडिटिव मॉडल होता है तो बस रियल इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, रियल इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर रहे हैं, बट रिस्क प्रीमियम यहाँ नहीं दिया हुआ है, रियल रेट दिया निकालने बोल रहा है। इंटरेस्ट रेट आपका 10% दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट 10% अगर आप बैठा दें, रियल रेट आपको निकालना है। और इन्फ्लेशन रेट आपको बोला जा रहा है कि इट इज 6%। तो 0.06 इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा, यहाँ पे -1 है, साथ में -1 रखना है। रिस्क प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो -1 रखना है। इसको सॉल्व करोगे तो रियल रेट आएगा, तो इसको सॉल्व करके रियल रेट हमने का निकाला 3.77% आ रहा है। नेक्स्ट देखो 5th नंबर क्या बोल रहा है। 5th नंबर बोल रहा है कमर्शियल पेपर ऑफ द फेस वैल्यू of ₹10 lakh is issued at 9,60,000
फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 120 डेज, उसका एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग निकालना है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कमर्शियल पेपर, टी बिल, गवर्नमेंट्स के कुछ और जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होते हैं वो इशूड एट डिस्काउंट होता है, रिडीम्ड एट पार होता है। तो जो डिफरेंस होता है वही उसका इंटरेस्ट कॉस्ट होता है या इंटरेस्ट इनकम होता है, या इंटरेस्ट में आप उसको नेट कॉस्ट भी बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 10 लाख का चीज 960 पैसे हुआ, मतलब 40,000 हम एक्स्ट्रा देंगे रिडेम्पशन के समय। तो 40,000 इज माई कॉस्ट फॉर गेटिंग द फंड ऑफ 9,60,000। तो 40,000 बाय 9,60,000 इंटू एनुअलाइज करना है। तो अब ये 120 डेज से करना है, मैच्योरिटी पीरियड इसका 120 डेज है। तो आप इसको एनुअलाइज करोगे, जैसे बेसिकली आप ऐसे सोच लो 40,000 पे 960 जो वो 120 दिन का है, तो एक साल का क्या होगा। तो एक साल का करने के लिए इंटू 365 या इंटू 360 ऐसा करेंगे। तो मैंने 365 से किया, ठीक है। 40,000 बाई 960 इंटू 365 बाई 120 करके आ रहा है 12.67 आ रहा है। तो 12.7 इज द नियरेस्ट एंड बेस्ट आंसर, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई भी नया लगता है ना तो उसको मार्क कर लेना है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए, सब रिवाइज करना है वापस। अब मार्क करके कहीं नोट भी करके रखना पड़ेगा अपना समरी नोट्स में, जहां पर आपको ध्यान रहे कि इस पेपर का ये वाला एमसीक्यू वापस देखो। फिर क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 2284, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लाइफ इज 5 years, एन्युटी इज 8 लाख, पे बैक पीरियड इज। तो पे बैक पीरियड में एन्युटी मतलब बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। एन्युटी इज 8 लाख रुपीज दिया हुआ, तो इट इज यू कैन से एनुअल कैश फ्लो। तो एनुअल कैश फ्लो से पे बैक पीरियड बहुत इजीली निकलता है, विच इज 2284 बाई 8 लाख करके पे बैक पीरियड आ जाएगा। अब आंसर आ रहा है 2.855 ईयर्स। वो ऑप्शन देखो यहाँ पर 2 years वाला 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 0.855 इंटू 12 करो, 0.855 इंटू 12 करोगे तो आंसर आ रहा है 10.26 यानी कि 11। तो 2 year 11 months इज द आंसर। नेक्स्ट, if the annual demand of raw material is 20,000 units, the price per unit is 2। ये देखो ये EOQ का क्वेश्चन आ गया। आपको लगता है EOQ कहाँ से घुस गया, बट आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल चैप्टर में एक यूनिट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलकर, जिसमें मटेरियल कॉस्टिंग का EOQ और स्टॉक लेवल्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो वही आ गया और अच्छा खासा है। इस बार एक और क्वेश्चन आ गया। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, ग्रुप 2 पहले देते हैं फिर बोलते हैं हम ग्रुप 1 देंगे। क्यों करते हैं ऐसा मेरे को समझ नहीं आता है, कौन उनको ये सब सिखाता है। तो वो बेचारे ये सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग क्लास में कराते नहीं, ये बोल के छोड़ देते कि मटेरियल कॉस्टिंग में कराया हुआ वापस क्यों कराना है। खैर, तो EOQ अगर आपको आता है तो बहुत ईजी है आपके लिए क्वेश्चन। 20,000 यूनिट्स ए का वैल्यू है, प्राइस पर यूनिट 2 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2,000 है। तो पहले क्या करते हैं ना हम लोग, हमेशा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए परचेज प्राइस पर यूनिट, ओ फिर कैरिंग कॉस्ट परसेंट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री 10% है। अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेस्ड ऑन EOQ। तो पहले EOQ निकालेंगे, तो 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी होगा। तो 2 इंटू ए 20,000 है, ओ 2,000 है, डिवाइडेड बाई सी है 10% ऑफ 2। तो उसको सॉल्व करके आ गया 20,000। फिर उसके बाद हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, तो ए बाई EOQ करना होगा, ए बाई EOQ करना है, तो इट इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ रहा है 1 ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट, if the average receivables are 3,25,000 and cash sales are 2,50,000, average collection period is 2 months, what is the amount of sales? Again, सम्स करने का तरीका क्या है, एवरेज जो डेटा दिया हुआ पहले वो लिखो, फिर सोचो रिक्वायर्ड क्या है। पहले लिखा हुआ दिया हुआ कि एवरेज रिसीवेबल्स लिखा, फिर लिखा कैश सेल्स, तो कैश सेल्स लिख दिया। फिर आपको दिया हुआ कलेक्शन पीरियड विच इज 2 months, वो लिख लिया। अब सोचना अमाउंट ऑफ सेल्स, तो अमाउंट ऑफ सेल्स में कैश सेल्स दिया है, मतलब इट शुड बी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो रिसीवेबल से क्रेडिट सेल्स आता है, तो रिसीवेबल कैसे आता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई रिसीवेबल कैसे आता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई कलेक्शन डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा तरीका होता है इनटू जो भी कलेक्शन पीरियड है डिवाइडेड बाई 12, अगर मंथ्स में तो 12। तो इस इक्वेशन को यूज करना है। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप इस इक्वेशन से रिवर्स कर दें तो इट विल बी इक्वल टू, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज रिसीवेबल्स इंटू 12 बाई कलेक्शन पीरियड। यहाँ पे देखो 12 उधर चला जाएगा, कलेक्शन पीरियड नीचे आ जाएगा, तो इंटू 12 बाई कलेक्शन पीरियड करने से 325 इंटू 12 बाई 2 आंसर आ रहा है 1950। उसमें कैश सेल जोड़ दिया 2.5 लाख, तो आंसर आ गया 22 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि सर MCQ सिंस 2-2 मार्क का है, तो इसका वर्किंग हम लोग को दिखाना है क्या, इसका मार्क्स मिलेगा कटेगा। तो इसके ऊपर है ना बहुत विवाद चल रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है।
अभी तक यही समझ में आ रहा है कि इसका वर्किंग हम लोगों को नहीं दिखाना है। अभी तक क्या समझ में आ रहा है? वर्किंग हम लोगों को नहीं दिखाना है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है वर्किंग हम लोगों को नहीं दिखाना है, बट बिना वर्किंग के आप सम करोगे कैसे, ये भी क्वेश्चन है। तो जहाँ वर्किंग का जरूरत नहीं है वहाँ मत दिखाओ, बट जहाँ जरूरत है हम तो ये कह रहे हैं कि आप कॉपी में प्रॉपरली लिख के कर लो ना इसको, जिससे कि कम से कम सम्स तो एक्यूरेटली बनेगा और कल को उसको वर्किंग देखना होगा तो देख भी लेगा। भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। ऐसा भी देखे नहीं है कॉपी की जिसमें एमसीक्यू के लिए किसी को नंबर कम दिया है, ऐसा देखे भी नहीं है। बट फिर भी एक सजेशन है आपके लिए कि आप एमसीक्यू का वर्किंग करके ही एमसीक्यू सॉल्व करो, जिससे कि हमें पता तो चले कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपको। नेक्स्ट, फिर पियोट्रोस्की एफ स्कोर को लेकर एक क्वेश्चन है। ये जनरली आपको ध्यान नहीं रहता, आप इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा हुआ इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया, अब एमसीक्यू आया। तो इट इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी स्कोरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 9 पैरामीटर्स। तो ये एक थ्योरेटिकल लाइन है, आपको 9 पैरामीटर्स नॉर्मली रटाया भी जाता है, बट वो रटने का संभवता नहीं होता। हम लोग यही बोलते हैं कि छोड़ो, एज्यूम कर लेना कि क्वेश्चन में दिया होगा तभी करना पियोट्रोस्की, नहीं तो पियोट्रोस्की का सम्स मत करना। तो ये मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है, इनको याद नहीं रहता ये। फिर द कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज यूजफुल फॉर, अब कौन सा कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ दे सकता है? हर साल बराबर ग्रोथ, कांस्टेंट डिविडेंड को ग्रो करके देना, वो कौन सा कंपनी दे सकता है? सीजनल वाला नहीं दे सकता। सीजनल वाला का आज धंधा है कल नहीं, आज धंधा है कल नहीं। कैपिटल ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं दे सकता, उनका उतना ग्रोथ इतना फास्ट आता ही नहीं है, ओवर द ईयर्स आता है। ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है ऐसे, बट ज़्यादा नियरेस्ट वर्ड दिख रहा है मैच्योर इंडस्ट्री। कई बार ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री में ग्रोथ दिया जा सकता है, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ दिया जा सकता है, बट वो लोग वेराइटी ऑफ ग्रोथ दे सकते हैं। आज 2% तो कल 5%, तो परसों 10%, ऐसा दे सकते हैं। दे कैन गिव ग्रोथ राइट लाइक दिस, ठीक है। दे कांट गिव ग्रोथ अर्ली इन अर्ली ईयर्स, नो ग्रोथ इन अर्ली ईयर्स, बट मैच्योर इंडस्ट्री कैन गिव कांस्टेंट ग्रोथ बिकॉज दे ग्रो ऑलवेज बाई अ परसेंट, लाइक 10%, 20%। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे HDFC बैंक है, ये सब हर साल एक सर्टेन % से ग्रो करता है, तो उतना ही वो लोग डिविडेंड में ग्रोथ दे सकता है। तो ज़्यादा बेटर आंसर मैच्योर इंडस्ट्री है। फिर ओएसिस कमिटी हैज गिवन रिकमेंडेशन इन द एरिया ऑफ, देखो क्या ना, इसका भी आंसर खोजना मुश्किल है, थ्योरी उतना डेप्थ में अपने पढ़ते नहीं है बोलकर। तो ABCD कैसे खेलते हैं सब में, देखो कमिटी है ना, तो कमिटी वगैरह जनरली पब्लिक मैटर्स पे बनता है। अब सोचो हेज फंड जो होता है, हेज फंड क्या होता है? बड़े बड़े HNIs का पैसा लेके ऐसा जगह इन्वेस्ट करना जहाँ थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा बट ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसे कोई आप लोग शार्क टैंक में देखते हो, तो शार्क टैंक में पैसा जैसे रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, तो वो क्या है? हेज फंड है एक तरह से। हेज फंड मतलब इन्वेस्टिंग इन सम मोर रिस्की फंड्स। प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब अगेन प्राइवेट इक्विटी फंड में थोड़ा सा स्टेबल कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हैं, बट है वही बड़े बड़े लोग पैसा इकट्ठा करके एक जगह फंड बना लेते हैं और फिर थोड़ा स्टडी करके थोड़ा कम रिस्की फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल आप समझते हैं, वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रिस्की फंड्स। तो कमिटी वगैरह कोई बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं बनती है। नॉर्मली कमिटी जो बनती है छोटा मैटर, पब्लिक मतलब छोटे लोगों का लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला मैटर पे बनता है। तो तुक्का भी मारना है तो कैसे मार दिया कि हाँ ये पेंशन पॉलिसी होना चाहिए क्योंकि ये सरकारी मैटर है, बड़ा मैटर। खैर, डैश इज एनुअल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एनुअल ग्रोथ मतलब आपको पता ही होना चाहिए। परपेचुटी मतलब ग्रोथ नहीं होता, परपेचुटी मतलब इक्वल अमाउंट एवरी ईयर अंटिल परपेचुटी। एन्युटी मतलब भी इक्वल अमाउंट एवरी ईयर, बट जरूरी नहीं कि वो इनफाइनाइट पीरियड तक होगा, वो एक लिमिटेड पीरियड तक होता है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAGR, तो विच मैच मोस्ट विद दिस रिक्वायरमेंट। तो CAGR इज द आंसर। तो BDA में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, BDA का अलग से वीडियो आएगा। फिर देखो 2A जो है वो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस को लेकर क्या बोलना है। प्राइमरी मार्केट नॉर्मली न्यू सिक्योरिटीज़ को लेकर है, सेकेंडरी मार्केट ओल्ड सिक्योरिटीज़ का मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट
इशूइंग कंपनी से डील करके ट्रांजैक्शन करता है, सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इन्वेस्टर से डील करके ट्रांजैक्शन करता है, प्राइमरी मार्केट एडिशनल फंड्स जुगाड़ करके देता है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के पास एडिशनल फंड जुगाड़ नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टर्स से हैंड एक्सचेंज हो रहा है। प्राइमरी मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, सेकेंडरी मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, रोज का काम धंधा होता है ना इधर, इसलिए यहाँ पे तो एक बार कंपनी इशू करता है तो पैसा उठा के चला गया, बट उसके ऊपर कितना बार हैंड्स एक्सचेंज होते रहता है, इसलिए सेकेंडरी मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ये मैंने थ्योरी आपको समझा दिया। तो थ्योरी क्या होता है, आप लोग निगलेक्ट करते हो, बट थ्योरी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। थ्योरी पढ़ने से एक हेजिंग हो जाता है। हेजिंग मतलब होता है कि सुरक्षा हो जाती है, सिक्योरिटी हो जाता है कि कौन सा आगे का क्वेश्चन कोई में टेक्निकल एरर है, कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कौन सा आपको देख के डर लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम लोगों को तुरंत उस क्वेश्चन से मतलब छुटकारा पाना हो तो फिर हम थ्योरी के पास आ सकते हैं। अब थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज कि आप फिर फंस जाओगे, कोई ना कोई आंसर में फंस जाओगे। तो इसलिए थ्योरी पढ़ के जरूर जाना है। थ्योरी के लिए FM थ्योरी मैराथन बोलकर एक वीडियो डाला हुआ है, उसको 2 बार सुनोगे तो थ्योरी पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ लिखने लायक बन जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी डेटा एनालिटिक्स का है, तो अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। 3A में आ जाते हैं। ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसमें क्या चक्कर है कि देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का 10,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ ना 10,000। अब दूसरा एक और चीज है, नीचे दिया हुआ है देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टेज एसेट, ठीक है। सिमिलरली देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या बात हुई, अभी ऊपर में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है और बोल रहे देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर देता है बच्चा लोग को, ये कंफ्यूजिंग चीज आ गया एग्जाम में। क्या करे अब, मेरे हिसाब से कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कंसिडर करके किया तो भी राइट है और कोई बैंक ओवरड्राफ्ट इग्नोर करके किया तो भी राइट है। अब पता नहीं मार्क्स किसको कितना मिला। अगर आप कोई भी ऐसा सिचुएशन में फंसे हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था। बट अदरवाइज मैंने एक बार सॉल्व किया कि बैंक ओवरड्राफ्ट कंसिडर कर लेते अगर तो क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कंसिडर कर लेते हैं तो आंसर बन रहा है स्टॉक का 55,000, करेंट एसेट्स आ रहा है आपका 1 लाख, करेंट लाइबिलिटी आ रहा है 40,000। और करना क्या बहुत आसान है, करेंट रेशियो आपको मालूम है, लिक्विड रेशियो मालूम, वर्किंग कैपिटल मालूम है। जो निकालना है वो करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज और वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। तो हम लोग को प्रोप्राइटरी रेशियो का कोई यहाँ पे यूज नहीं आया, रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं आया। पूरा बैलेंस शीट बनाने बोलता तो शायद ये दोनों यूज आता। तो करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज और वैल्यू ऑफ स्टॉक को लेके खाली वर्किंग करना है। तो करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल से ही काम हो गया। करेंट रेशियो से आ रहा है CA/CL, लिक्विड रेशियो से आ रहा है करंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, और वर्किंग कैपिटल से आ रहा है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हमने बस वैल्यूज पुट किया, बैंक ओडी को ले लिया तो आंसर ये आया। अब यही अगर आप बैंक ओडी को हटा दोगे तो आंसर कुछ और आएगा। बैंक ओडी को हटा दोगे तो यहाँ पे आंसर कुछ और आएगा। तो सजेस्टेड आंसर जो आया है ना, वो सजेस्टेड आंसर में ये बैंक ओडी को कंसिडर नहीं किया है। इन सजेस्टेड आंसर मैच नहीं होगा मेरा सजेस्टेड आंसर से, क्योंकि वहाँ पे बैंक ओडी हैज बीन इग्नोर्ड। क्या किया हुआ है, बैंक ओडी को इग्नोर किया हुआ है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट देखो क्या है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि बस यहाँ नहीं लिखा है तो हटाना है, ऊपर में दिया है स्पष्ट रूप से तो अब बोलते हटाना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, FFS फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए ये रिटेन्ड अर्निंग्स का एक डिटेल दिया हुआ है कि रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस ये है, नेट प्रॉफिट ये है, टैक्स रिफंड ये है, लॉस ऑन सेल ये हो रहा है, गुडविल ये हो रहा है, डिविडेंड पेड ये है, बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ये। तो इट इज शुड बी ट्रीटेड लाइक मोर लाइक PL, ठीक है। दिस इज लाइक योर PL अकाउंट इज गिवन। तो PL अकाउंट का यू कैन से ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, यू कैन से लाइक दिस। और फिर PL में आपका ऐड हुआ मतलब ये क्रेडिट में है और ये 3 चीज डेबिट में है। और ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यू कैन से विच हैज बीन ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट दे दिया है। प्लांट एंड मशीनरी का WDV ये है, उसको सोल्ड कर दिया था हमने, डेप्रिसिएशन इतना प्रोवाइड किया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज 160, उसका पेमेंट डिवेंचर से हो गया और 72,800 डिवेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड।
आपको बोल रहा है सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड आप बताओ फॉर 31 मार्च। तो नॉर्मली क्या है, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते तो फर्स्ट स्टेप होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करें, तो कोई नहीं, आप उस स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। सेकेंड स्टेप हम लोग कहते हैं कि आप क्या करोगे, जितना भी पॉसिबल है उसका अकाउंट खोलोगे। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक पीएल अकाउंट है, ये इतने को दिख रहा है, उसका सारा बैलेंस हमने डाला। फिर हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने बोल रहा है तो उसका अकाउंट हमने डाला। एक प्लांट एंड मशीनरी का एक तरह से आप सोच सकते हैं एक डिस्पोजल अकाउंट है, और एक प्लांट एंड मशीनरी का परचेज अकाउंट हमको दिखा, एक बार हमने उसको डाला। और फिर बाकी अकाउंट कुछ समझ में नहीं आया तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दिया। तो हमने क्या किया देखो कैसे, ओपनिंग बैलेंस 325,600 लिया, क्लोजिंग बैलेंस 419,370 लिया, 325,600 419,370 ये अपने बैलेंस लिए। फिर हम लोग का क्या है यहाँ पे, टैक्स रिफंड है 25,470, टैक्स रिफंड है 25,470 तो वो क्रेडिट कर दिया 25,470। फिर उसके बाद जो डेबिट के 3 आइटम थे वो डाल दिए, 14,460, 95,370 और 470, 350, ये डेबिट के 3 आइटम डाल दिए। फिर नीचे गए और पढ़ा कि और क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन हैज बीन डिडक्टेड। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्यों नहीं डाला हुआ, वो डाला हुआ होगा, वो नेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर घुसा हुआ होगा, बट हम लोग अपना एफएफओ लेना है तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये डाल दिया डिप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, और उसके अलावा अब बाकी जो है ये तो बस सोल्ड है, 54,360 का रिटर्न डाउन वैल्यू था उसको सोल्ड कर दिया ये बोल रहा है। तो लॉस ऑन सेल 14,460 है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों का जो सेल वैल्यू वो कितना आया होगा। तो 54,360 है, माइनस अगर हम करें 14,460 से तो 39,900 आ रहा है। तो 39,900 इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स दैट वी रिसीव फ्रॉम दिस डिस्पोजल। तो वो हमने यहाँ पर अलग से अकाउंट बना के निकाल लिया। यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है आपको, ये हमने अलग से अकाउंट बनाकर निकाल लिया। और इसके बाद बोला था यहाँ पर कि आपने 160 का पेमेंट डिवेंचर से कर दिया, तो 160 का बैंक से खरीदा और हमने पेमेंट परचेज किया ना। तो प्लांट एंड मशीनरी में नॉर्मली हम लोग को क्या लिखना चाहिए, टू बैंक लिखना चाहिए, बट हम लोग क्या बोलेंगे, टू 8% डिवेंचर 1,60,000 ऐसा बोलेंगे। और ये बैलेंस हम लोग का रह गया 1,60,000, ये 1,60,000 बैलेंस भी रह गया। 8% डिवेंचर 1,60 और बैलेंस सीडी रह गया 1,60। ठीक है, तो टू बैंक से पैसा नहीं गया। अब इन सबको लेकर हम लोग अल्टीमेटली एफएफएस बनाएंगे। तो एफएफएस के लिए पीएल को बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करते वक्त सिंस 8% डिवेंचर हमने खरीदा है तो डिवेंचर को लेकर मैंने इंटरेस्ट एक इफेक्ट दिखा दिया। अब मेरे को तो नहीं पता यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज था कि नहीं था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा तो मैं सोचा कि इसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा, बट इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं लिया गया है। बट मैंने एक बार ले लिया तो उसको लेके जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया एफएफओ। तो उस एफएफओ को लेकर फंड फ्लो स्टेटमेंट में चले गए। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एफएफओ डाला, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड वो उससे पैसे आए, आईटी रिफंड वो उससे पैसे आए, डिवेंचर रिडीम किया उसका पैसा दिया। डिवेंचर रिडीम का कुछ लिखा नहीं कि प्रीमियम क्या है, इसलिए डिवेंचर रिडीम का पैसा दिया, इंटरेस्ट पेड का पैसा दिया, डिविडेंड पेड का पैसा दिया। डिविडेंड पेड कहाँ पे दिया हुआ है, वो पीएल में दिया हुआ है। फिर जो बैलेंस आया उसको डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोल दिया। अगर इस तरफ आता तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उस तरफ आया तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इंस्टीट्यूट ने बस इसको कंसिडर नहीं किया तो इसके कारण उनका एफएफओ अलग आ रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया। तो अकाउंट तो टैली हो जाएगा, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर डिवेंचर इशू हुआ है तो आपको ज़रूर उसका इंटरेस्ट देना चाहिए। अगर वो परचेज हम लोग ईयर एंड पे किए होते तो अलग बात थी। हमने जो परचेज किया है वो ड्यूरिंग द ईयर किया है, इसलिए इंटरेस्ट मैंने दे दिया। यहाँ पे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर ईयर एंड में परचेज की होती तो इंटरेस्ट नहीं आता, ड्यूरिंग द ईयर तो इंटरेस्ट दे दिया मैंने। तो मेरा लॉजिक जो है मैंने आपको बता दिया। अब आप इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें डिवेंचर इंटरेस्ट इग्नोर किया, तो मेरे हिसाब से कंसिडर करके भी सही होना चाहिए, बिना कंसिडर किए भी सही होना चाहिए। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, विच इज 4 नंबर क्वेश्चन। सो 4A बोल रहा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये आपको सेल्स को 100 लेना है और सेल्स को 100 लेकर बाकी सबको उसका परसेंट बनाते चलना है। तो सेल्स अगर 100% है, मतलब एग्जाम में कैसे करोगे, इस पूरा डेटा को कॉपी करोगे और फिर उसके बाद
21-22 में कॉलम और एक्स्ट्रा बनाओगे, 21-22 का एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, 22-23 का भी कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, और उसमें सेल्स के बगल में लिख दोगे 100% और फिर सबको इससे डिवाइड करोगे, जो भी फिगर है उसको सेल से डिवाइड करोगे, 285/525 करके आएगा 54.3%, 75/525 करके आएगा 14.3%। लाइक दिस सबको सेल्स का परसेंट बनाते चलोगे, 240 बाई सेल्स, 75 बाई सेल्स, 165 बाई सेल्स, 30 बाई सेल्स, 135 बाई सेल्स, तो ये आ रहा है, समझ गए। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक कमेंट भी करना पड़ता है, ऑफर योर कमेंट्स ऑन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो कमेंट्स आप इंक्रीज डिक्रीज करके ही समझा सकते हो कि भाई देखो यहाँ पर पहले जो COGS था वो 54.3% था, 47.8 हो गया, तो इसका मतलब आपने COGS पे काम किया, COGS और बेटर हो गया है, मीन्स आपका कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव हुआ है कि परसेंट ऑफ COGS थोड़ा सा कम हुआ। इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इनसाइड द COGS, ऐसा भी हो सकता है आप कुछ किए नहीं है फिक्स कॉस्ट के कारण, वो बेनिफिट आपको मिल गया है कि सेल्स बढ़ने के कारण COGS परसेंट घट गया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट GP पे भी दिख रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले के मुकाबले 1.7% से राइज किया है, और उसके कारण ओवरऑल इम्पैक्ट यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो कम हो गया है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट डेट रीपेमेंट हो गया होगा, इसलिए इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवरऑल बढ़ा है, ठीक है। एक मैं बस ऐसे कंपैरेटिव भी बना के देख रहा था इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है, हालांकि कॉमन साइज बनाना है तो आपको इस तरह का एनालिसिस का दरकार नहीं है। कमेंट जो करना है वो इसी के बेस पे करना है। आई होप आपने कमेंट सुन लिया होगा ठीक से, अब बस जो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में बता रहा है उसके हिसाब से आप लिख लेना। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूट मैट में है, तो ये आप हैंडल कर सकते थे, ठीक है, तो नथिंग बिग डील। कमेंट इसका बहुत टेक्निकल नहीं है, एक बार फिर से सुन लेना रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो एक बैलेंस शीट का वर्किंग दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स है। देखो हम लोग यहाँ पे ना ध्यान नहीं देते हैं कि ये अमाउंट है कि नंबर है, हम लोगों को ये लगता है कि ये अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इससे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आना चाहिए जो आएगा 15 लाख रुपीज़ इन लैक्स। फिर 17% प्रेफरेंस शेयर्स में 20,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 20 लाख। रिटेन अर्निंग्स का आएगा 5 लाख। फिर 7.5% डिवेंचर्स का 30,000 इंटू 100 करेंगे तो 30 लाख। 10% लॉन्ग टर्म लोन का है 10। तो ये सब जोड़ जाड़ के क्या आ रहा है, 15, 20, 5, 30 और 10, ये मिला के आ रहा है 80 लाख। इज इट ऑल राइट? फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर इज 30, तो P030 पढ़ते जाओ, सिंबल्स लिखते जाओ, पेंसिल से लिखते जाओगे एग्जाम में। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज D1 1.2 which is expected to grow at 5%, तो G is 5%. Flotation cost on issue of new shares is expected at ₹5, तो FC is 5. तो देखो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स भी दिया हुआ है, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स का जब हम लोग को कॉस्ट निकालना होता है तो वी फाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन ओल्ड प्राइस विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, और जब के यानी कि इक्विटी शेयर्स का निकालते हैं तो वी फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट इशू प्राइस विच इज 30 - 5, 25 पे होगा। फिर क्या बोल रहा है, द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी विच आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years आर करेंटली सेलिंग एट 90 पर प्रेफरेंस शेयर। तो मैं क्या करते क्या, बगल बगल में वर्किंग करते क्या, के इज इक्वल टू क्या होगा, D1 दिया हुआ है 1.2 डिवाइडेड बाई नेट फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद शेयर प्राइस क्या रहा है 30 - 5 करके 25 प्लस ग्रोथ रेट डाल दिया, और KR निकाल दिया जिसमें पुराना शेयर का प्राइस ले लिया 30 रुपीज़। फिर KP निकाला, KP इज इक्वल टू 17 रुपीज़ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपये के हिसाब से डिविडेंड है। सिंस ये रिडीमेबल है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा विच इज़ RP - IP बाई N। तो RP इज रिडीमेबल एट पार बोला है तो 100 माइनस IP इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5, 100 - 90 बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 बाई 2 is equal to 19 by 95 is equal to 19 by 95 is equal to 20%. तो दिस इज KP। तो ये KE है, ये KR है, ये KP है, ये KE है, ये KR है और ये KP है।
फिर इसके बाद आ रहा है थर्ड, द डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 years एंड आर कोटेड एट 90 पर डिवेंचर। तो इससे हमने केडी निकाल लिया। तो केडी में भी अगर आप देखोगे तो एक डिवेंचर वाला है, एक लॉन्ग टर्म लोन वाला भी है। तो लॉन्ग टर्म लोन वाला को मैंने केडी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अलग रखा, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है नॉर्मली, उसमें होता है बस I इंटू 1-T। तो I इंटू 1-T, नीचे टैक्स रेट 20% दिया हुआ है, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं आपके लिए, बट ये यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रेट इज 20%। उसके बाद बोला WACC निकालो, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू लेकर। सो इसको अब कैसे हैंडल करेंगे, देखो वापस से ध्यान दो कि हम लोगों ने पहला पार्ट में केई निकाल लिया, फिर KR भी निकाल लिया, दूसरा पार्ट पढ़ा तो KP निकाल लिया, फिर लॉन्ग टर्म लोन देखकर उसका KD निकाल लिया, और फिर हम लोगों ने डिवेंचर्स का भी KD निकाल लिया बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट 7.5% इंटू 1-T प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम माइनस इशू प्राइस बाई N होल डिवाइडेड बाई RP प्लस IP बाई 2 करके आ गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई RP प्लस IP बाई 2 करके आ गया। KD हैज कम एज 10%। तो व्हाट आई हैव डन आफ्टर दिस इज आई हैव जस्ट टेकन द बुक वैल्यूज फ्रॉम हियर, 15, 20, 5, 30, 10 मिलाकर 80, 15, 5, 20, 10 और लोन मिलाकर 80 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, 80 दिख रहा है आपको। और फिर इन सब का मार्केट वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंग वे में ले लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज यू नो इज 30, तो 30 इंटू 1.5 लाख करें ना तो 45 लाख आ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज अ कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस 45 लाख्स को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये रेशियो ना 15:5, इस रेशियो में मार्केट वैल्यू को ब्रेक कर दिया। तो 3:1 मतलब 3/4, 45 इंटू 3/4 और 45 इंटू 1/4, 3/4 1/4 करके आ गया 33.75 और 11.25। फिर प्रेफरेंस शेयर का आ गया, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर आपका प्रेफरेंस शेयर का है 18 कैसे है, 90 रुपये करके वैल्यू, तो 90 इंटू 20,000 करेंगे तो 18। ठीक है, फिर डिवेंचर का 90 रुपीज़ के हिसाब से तो 27, और लॉन्ग टर्म लोन का वैल्यू नहीं दिया तो सेम रहेगा, जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू है। और फिर जो केई था वो हमने सबका अलग अलग लिख लिया। इक्विटी शेयर का 9.8, रिटेन्ड अर्निंग का 9, प्रेफरेंस शेयर का 20%, 7.5% डिवेंचर्स, 10% लोन का 8% आ रहा है। जो भी ऊपर में वर्किंग किया था उस सबका वैल्यू ले लिया और फिर सॉल्व करके आंसर निकाला। तो ये आंसर आ रहा है 12.15 और 11.42। और अगर आप एक और तरीका से कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू पूरा इक्विटी का ही ले ले और रिटेन्ड अर्निंग्स में मार्केट वैल्यू 0 लेके सॉल्व करेंगे, तो वर्किंग जो होगी वो 11.51% शो कर रही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका आंसर है ना इंस्टीट्यूट मैट से जो सजेस्टेड आंसर आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उससे मैच नहीं हो रहा है। इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार सजेस्टेड आंसर में क्या दिया हुआ है। देखो सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है 11.9 और 11.294 बुक वैल्यू के हिसाब से और मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सो समाउ 11.9 और 11.294 इज नॉट मैचिंग एग्जैक्टली हियर। ठीक है, अब उसका कारण क्या है, मैं उतना R&D करने नहीं गया कि 11.9 कैसे आएगा, मैं यहाँ पे ही आपका बस करके छोड़ दिया। ठीक है, आई होप यू विल अलाउ मी टू लीव इट हियर। वो जो आंसर दिया हुआ है वो मैच कैसे हो रहा है वो पता नहीं, मैंने तो अपने कैलकुलेशन को 10 बार कम से कम क्रॉस चेक किया है, मुझे तो अभी तक सही लग रहा है। पता नहीं किसी ने अगर आंसर मिलाया हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा, मैं देखूंगा कि कैसे आंसर मिल रहा है और वो सही है कि नहीं है। क्योंकि पॉइंट ये नहीं है ना कि अपने को जो सजेस्टेड आंसर दिया बस उसको मिलाना है, अपने को पॉइंट है कि अपने को जो कंसेप्ट है उससे सम सॉल्व करना और देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ मैच ही कराना है तो कैसे करा रहे बताइए। तो मेरे राय में मैंने जो किया है वो परफेक्ट किया है और ये आंसर इसका सही है। तो इसमें खाली एक ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर मिलाना पॉसिबल नहीं है। CMA ICMA सोन डिफरेंट आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ICMAI आंसर इज डिफरेंट। ठीक है, क्या डिफरेंट है जाने दो, मेरे हिसाब से ये सही है।
नेक्स्ट आ जाओ आप 5A। 5A का जो क्वेश्चन है इसको देख लो आप, व्हाट इज गिवन हियर, फोकस ऑन दिस 5A। Company A wants to invest in a project, the life of which is expected to be 4 years. ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया? कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो गया। Company A wants to invest in a project, the life of which is expected to be 4 years. The actual net profit is expected to be 20,000 after charging yearly depreciation of 16,000 in order to write off the capital cost of 64,000. देखो डेप्रिसिएशन बोल रहा है 16,000 होगा एक साल का, तो कैपिटल कॉस्ट को राइट ऑफ करना है वो है 64,000। 64,000 को 4 साल में राइट ऑफ करेगा तो 16,000 आएगा, तो उस लॉजिक से 16,000 पकड़ा है। और ये नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है इट इज आफ्टर चार्जिंग दिस डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अलग से माइनस नहीं करना है। आउट ऑफ कैपिटल कॉस्ट 40,000 इज पेबल इमीडिएटली इन ईयर 0 एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट ईयर एंड। तो ईयर 0 में जाएगा 40,000 और ईयर 1 में जाएगा 24,000। ईयर 0 में जाएगा 40,000, ईयर 1 में जाएगा 24,000। फिर बोल रहे स्टॉक अमाउंटिंग टू 12,000 टू बी इन्वेस्टेड इन ईयर 0, तो ये वर्किंग कैपिटल का हो गया 12,000 विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड फॉर डेटर्स अ फर्दर सम ऑफ 16,000 विल हैव टू इन्वेस्टेड इन द एंड ऑफ ईयर 1। तो डेटर्स का 12,000 हम लोगों को ईयर 1 में इन्वेस्ट करना है वर्किंग कैपिटल बोलकर। तो जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट यदि आप देखोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है ईयर 0, तो वो होता है 40,000 यहाँ पे बोल रहा है और 12,000 वर्किंग स्टॉक का बोल रहा है। फिर ईयर 1 में बोल रहा है फर्दर इन्वेस्टमेंट लगेगा वो 24,000 अपना एसेट का और प्लस वर्किंग कैपिटल का फर्दर 16,000 रुपया लग जाएगा ईयर 1 में। तो ईयर 1 का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग ईयर 1 के कैश फ्लो से घटा देंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल विल बी रिकूप्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5। देखना यहाँ पे लाइफ इज 4 years बट रिकूप होगा एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो एक्चुअली कैलकुलेशन 5 साल में जाएगा। It is expected that machinery will fetch a scrap value of 4,000 at the end of the 4 year. तो स्क्रैप वैल्यू जो 4,000 आ रहा है उसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने में इस्तेमाल नहीं किया गया। डेप्रिसिएशन पूरा 64,000 पे 4 साल से 16,000 ले लिया गया है। तो ये जो स्क्रैप वैल्यू आ रहा है 4,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, स्क्रैप वैल्यू आ रहा है 4,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, तो वो अलग से आपका आ रहा है, उसको डेप्रिसिएशन में इम्पैक्ट नहीं लेना है, 4th ईयर में इनफ्लो बोल के लेना है। इनकम टैक्स इज पेबल एट 40% एंड डेप्रिसिएशन इक्वल्स द टैक्सेशन राइटिंग डाउन अलाउंस ऑफ 25% पर एनम। जैसे हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना किया, 64,000 का 25% ही किया 16,000, तो बोल रहे टैक्स में भी वही 25% पर एनम ही लेना है। राइटिंग डाउन अलाउंस मतलब WDV और ऐसा नहीं है, इट इज मीन्स दैट 25% पर एनम जो आपने लिया है वही वैल्यू डेप्रिसिएशन का टैक्स में भी अलाउड है। इनकम टैक्स रेट 40% दिया हुआ है। इनकम टैक्स इज पेड आफ्टर 9 months आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रॉफिट इज मेड। इसका मतलब क्या है, मतलब इस साल यदि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम अगला साल उसका टैक्स भरेंगे, क्योंकि 9 महीने बाद मतलब ईयर 1 का प्रॉफिट का टैक्स हम ईयर 2 में देंगे, ईयर 2 का प्रॉफिट का टैक्स 3 में देंगे, ऐसे करके ईयर 4 का टैक्स हम ईयर 5 में देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 5 साल तक चलेगा। फिर बोल रहे द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 4,000 विल ऑल्सो बी अ टैक्स एट द रेट 40%। ये बात नहीं बोलने से बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोग कभी अज्यूम करते हैं कभी अज्यूम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो रेसिडुअल वैल्यू है उस पर टैक्स आएगा ही, बिकॉज WDV तो पूरा 64,000 से जीरो कर दिया गया 4 साल में 16,000 चार्ज करके, तो 4,000 जो है स्क्रैप वैल्यू का है और वो स्क्रैप वैल्यू पूरा कैपिटल गेन है और उसके ऊपर भी हम लोगों को टैक्स देने बोला जा रहा है एट द रेट ऑफ 40%। सिंस द टैक्स पेड इज इन द नेक्स्ट ईयर and the working capital is recouped in the 5th year cash flow, the calculations will be required up to 5 years। ये तो समझ में आ ही गया था हम लोग को कि हम लोग का लाइफ 4 साल है बट कैलकुलेशन आपको 5 साल तक करना होगा बिकॉज ऑफ टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल भी 5th ईयर में आएगा। टेकिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10% कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गिव योर कमेंट्स रिगार्डिंग इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको हमेशा कैपिटल बिल्डिंग का सम्स करने के लिए 3 पार्ट में सम्स को सोचना है। सबसे पहले सोचना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, सेकंड सोचना है डेप्रिसिएशन क्या है, थर्ड सोचना है एनुअल कैश फ्लोज क्या आ रहे हैं, उसके बाद कोई मेथड लगाना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो दिख रहा था 40,000 प्लस 12,000 है और आपका फिर डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे 16,000 दिया हुआ है, तो नोट 1 2 बना हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नोट 3 में जाके सी फैट निकालना है, तो इसका वर्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। इट इज योर 5A सोल्यूशन टू क्वेश्चन 5A। तो फर्स्ट वाला जो है देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे मैंने कर दिया, तो ये नोट 1।
नोट टू डिप्रिसिएशन चाहिए होता है तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, वो कुछ करना ही नहीं है उसके लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने वापस लिखा नहीं। अब बाकी ईयर्स 1 2 3 4 5 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 20,000 आफ्टर चार्जिंग एली डिप्रिसिएशन ऑफ 16,000। इसका मतलब ये पीबीटी है आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, तो 20,000 हमने चारों में डाल दिया, फिर टैक्स उस पर माइनस कर दिया तो पैट आ गया, फिर ऐड बैक कर दिया डिप्रिसिएशन, तो एक तरह से हम सी फैट पे पहुंच गए। बट जो अब एडिशनल एडजस्टमेंट्स हो रहे वो हम लोग को डालना है। टैक्स को हम लोग जब डाले तो देखो नेक्स्ट ईयर में डालें, क्योंकि टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे हो रहा है, ध्यान देना, टैक्स सेम ईयर में नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर में लेना है। 20,000 का 40%, 20,000 का 40%, 20,000 का 40% करके हम लोग टैक्स नेक्स्ट ईयर में डालें, और उसके बाद डिप्रिसिएशन सेम ईयर में डाला। फिर नेक्स्ट ईयर 1 में फर्दर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वो है 24,000 और 16,000, तो 24,000 इन्वेस्टमेंट का बचा हुआ और 16,000 वर्किंग कैपिटल का। फिर अपने पास लास्ट में ईयर 4 में सैल्वेज वैल्यू आ रहा है, सैल्वेज वैल्यू आ रहा है 4,000, और उसके ऊपर टैक्स अगला साल देना है, टैक्स जो देना है अगला साल देना है 40%, तो अगला साल 5th ईयर में -1600 डाला। और वर्किंग कैपिटल का जो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डाले थे 12,000 और बाद में नेक्स्ट में डाले थे 16,000, तो 28,000 अपना वर्किंग कैपिटल का रिकवर होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं आता। तो ईयर 5 में वर्किंग कैपिटल आया, ईयर 5 में टैक्स इम्पैक्ट आया, ईयर 5 में टैक्स इम्पैक्ट आया। तो अब बस नेट कैश फ्लो किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ था, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ले लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 52,000 हम लोग यहाँ पे देख लेते, 40 + 12 से माइनस किया तो एनपीवी आ गया। तो एज एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एज एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। एज एनपीवी इज पॉजिटिव क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट 5B में क्या बोल रहे हैं, 5B फिर कैपिटल बजटिंग का ही क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग से काफी क्वेश्चंस आए इस बार। सो कैपिटल बजटिंग का पूरा 5 नंबर क्वेश्चन भर के रखा हुआ है, 5B पूरा रखा हुआ है, ठीक है, 5A B दोनों पूरा, मतलब 5 नंबर कैपिटल बजटिंग के नाम है। और ऊपर में भी अगर आप देखोगे तो कैपिटल बजटिंग का MCQs भी था, है ना, तो कैपिटल बजटिंग से इस तरह से काफी क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है 2 मशीन है, एक का लाइफ 12 साल है, दूसरा का लाइफ 6 साल है, प्रीमियम का 12 साल है, स्टैंडर्ड का 6 साल है। आपको परचेज प्राइस दिया है, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ दिया हुआ है, ओवरहॉलिंग इज ड्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर एंड 4th ईयर दिया हुआ है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट 8 लाख 4 लाख लगेगा, एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है। ऐसे सब में टैक्स रेट देने से और मजा आता है, बट टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, सम को ईजी किया हुआ है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% के हिसाब से 4, 6, 8, 12, 1 to 6, 1 to 12 का दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कौन सा मशीन रेकमेंड करोगे आप बताओ। तो सिंस ये अनइक्वल लाइफ है तो EAC से जाएंगे, और EAC निकालने के लिए हम लोग टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो ईयर 0 में प्रीमियम में क्या हो रहा है, 40 लाख आउटफ्लो हो रहा है। ईयर 1 to 12 का रिपेयरिंग कॉस्ट जा रहा है 4 लाख, 40 लाख जा रहा है, 1 to 12 का 4 लाख जा रहा है। फिर आपका ईयर 8 में 8 लाख जा रहा है, और ईयर 12 में 6 लाख आ रहा है। देखो ईयर 8 में 8 लाख जा रहा है और ईयर 12 में 6 लाख आ रहा है। और सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ईयर 0 में आपका 28 लाख है, फिर ईयर 1 to लाइफ कितने 6, 1 to 6 में रिपेयरिंग कॉस्ट 560 है, ये देखो 28, 560। फिर ईयर 4 में ओवरऑलिंग का 4 है और स्क्रैप वैल्यू 6 आ रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको नीचे में दिया हुआ था तो उसको उठा के लिख दिया, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल किया। EAC निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, you have to take present value of cash flows divided by annuity factor from year, for year 14% है till the life of the project। तो life of the project यहाँ पे 12 साल है, तो 1 to 12 वाला ये वाला एन्युटी फैक्टर से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 1 to 6 वाला ये वाला एन्युटी फैक्टर से डिवाइड होगा। हम लोगों को एक हैबिट होता है कि हम सारा एन्युटी फैक्टर को टोटल करके उससे डिवाइड करते हैं, बट इस सब में वैसे मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 to 12 को कॉमन कॉस्ट को ऐसे ले लिए, फिर ईयर 8 वाला को अलग से ले लिए, ईयर 12 वाला को अलग से ले लिया। हम लोग वैसे नहीं गए हैं कि ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का कॉलम्स बनाया और उसी में सारा कैश फ्लोज लिखा, फिर जो बीच में एक ईयर आ गया ईयर 8 उसका कैश फ्लो 8 को एडजस्ट करके नेट निकाला, वैसे नहीं किए। तो 1 to 12 में रिपेयरिंग कॉस्ट डाल दिया, फिर 8 का अलग से डाले, 12 का जो इफेक्ट है अलग से डाले बोलकर आप ये तीनों एन्युटी फैक्टर को जोड़ने मत जाइएगा, आपको सिर्फ 1 to 12 का वैल्यू को लेकर डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया। और जो लोअर है वो बेस्ट है, तो EAC लोअर इसका है, तो दिस इज बेस्ट, मतलब प्रीमियम मशीन में जाना चाहिए।
दिस इज बेस्ट बिकॉज ये सी इज लोअर। समझ गए क्या? ये जब अपने से एक बार करके आते हो ना समझ, तो बहुत मज़ा आता है सब सीखने में। चलो कोई नहीं, अभी जितना मज़ा ले पा रहे हो उतना ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट 6 से देखो वर्किंग कैपिटल का सम है, ये भी अच्छा सम है, इसमें भी थोड़ा ध्यान देके करने का है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन है, फिर टोटल कॉस्ट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्राइस है, आउटपुट है। तो आउटपुट जैसे मैंने देखा, मैं बगल में वर्किंग करने लग गया, कॉस्ट शीट बनाने लग गया। तो आपको कैसे करना है, एग्जाम में वर्किंग नोट 1 बना लेना है। जब यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको करना है, तो कॉपी में वर्किंग नोट 1 बना के कॉस्ट शीट लिख लेना है। कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44.2 आ गया, सेल्स 52 लाख है, तो प्रॉफिट 7.8 आ गया। फिर बोल रहा है मटेरियल इज इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, WIP का बोल रहा है 50% कंप्लीशन स्टेज विथ फुल मटेरियल कंजम्पशन, तो मटेरियल का 100%, 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड। Finished goods cut 4 weeks, credit allowed by suppliers 4 weeks, credit allowed to debtors 8 weeks, cash and bank is 50,000. Assume that production is sustained at even pace during the 52 weeks of the year. All sales are on credit basis. State any other assumption that you might have made while computing. ठीक है, तो इसका वर्किंग के लिए पहले कॉस्ट शीट बनता है और फिर कॉस्ट शीट के बाद एवरेज कॉस्ट बेसिस में अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते रहते हैं। तो कॉस्ट शीट ऊपर में यहाँ बन गया था, तो मैं वापस से नहीं किया। रॉ मटेरियल का फिर अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें पहले लिखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में पहला आइटम होगा रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए जो मटेरियल कंजम्पशन है 20,80,000 इंटू मटीरियल का 4 वीक्स का अमाउंट है, तो इंटू 4/52। WIP स्टॉक है, तो WIP का मटेरियल का 100% है, तो 20.8 रहेगा। उसका COP निकालना पड़ेगा। मटेरियल होगा 100% तो 20.8, और लेबर और ओवरहेड का 50% लेना है, तो 7.8 और 15.8 का 50%, 7.8 प्लस 15.6, ये दोनों 23.4, तो 23.4 का 50% करोगे तो आ रहा है 11.7। 20.8 प्लस 11.7 करोगे तो आ रहा है 32.5। तो ये 32.5 पे WIP होगी 2 वीक्स के लिए, इंटू 2/52 करोगे, आंसर आ रहा है 1.25। ठीक है, फिर फिनिश गुड स्टॉक का करना है, तो वो 4 वीक्स का करना है, तो वो COP पे होगा 4420 पे। देखो 4420 पे। फिर डेटर्स का चक्कर ये है कि यहाँ पे ऐसे लिखा ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ऐसे मन में ललचा जाता है कि डेटर्स को तो हम लोग को सेल्स पे करना, और सेल्स पे करने से गलत होना नहीं चाहिए, राइट होना चाहिए। बट क्या है कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि डेटर्स को कॉस्ट पे अज्यूम करके कर रहा है, तभी आंसर मैच कर रहे हैं, तो आंसर मैच नहीं कर रहा। तो ये लाइन लिख के गुमराह किया। ठीक है, ये लाइन लिख के गुमराह किया, बट ऐसा लगता है इसको पढ़ के कि सेल्स पे करना चाहिए, बट कॉस्ट पे कर दिया। तो मेरे हिसाब से सेल्स पे भी राइट होना चाहिए था, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग किया है तो ये मतलब जाती है, इंस्टीट्यूट की जाती है बच्चों के साथ, कि अपना आपका क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में और आप बच्चों का फिर रॉन्ग कर रहे हो, गलत। बाकी फिर कैश आ गया, फिर क्रेडिटर्स का जो परचेज मटेरियल का कंजम्पशन है उसी पे करेंगे, एज्यूमिंग कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज। मतलब ये एग्जिस्टिंग कंपनी अज्यूम कर लेंगे, कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज अज्यूम कर लेंगे, तो 2080 पे क्रेडिटर्स कर लेंगे, तो आंसर आ गया हमारा। तो मेन चीज़ क्या है, डेटर्स को कॉस्ट पे अज्यूम किया गया है। मेरे हिसाब से सेल्स पे भी यहाँ पे हो सकता था, बट मेरे हिसाब से, मेरा चले तो बात अलग है। मेरे हिसाब से मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं पूरा नंबर देता आपको। 6B ये मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग मटेरियल कॉस्ट में किए हुए होते हो। इसमें आपको अलग अलग रेंज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका प्राइस पर केजीज बता रहा है। एनुअल रिक्वायरमेंट यानी A दिया हुआ 8000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि O दिया हुआ है 12, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड है 20%, तो ये आपका C दिया हुआ है, एंड दैट इज 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालो। तो नॉर्मली इसको √2 AO/C से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज A मालूम है, O मालूम है, C का 20% मालूम है, बट 20% परचेज प्राइस पे लगता है, तो कौन सा परचेज प्राइस पे लगेगा, इतना सारा परचेज प्राइस है, इसलिए ये C नहीं आ पा रहा। बोलकर इसको हैंडल करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर अपने जितना रेंज दिया हुआ है सबका अलग अलग प्राइस है, तो हर रेंज पे हम लोग अपना मन से एक आर्बिट्ररी क्वांटिटी मान के उसके ऊपर टोटल कॉस्ट निकाल कर चेक करेंगे किधर लीस्ट आ रहा है। तो लेस देन 500 पे आप कोई भी मान सकते हो, 100, 200, 300, 400 कुछ भी मान सकते हो, और बाकियों में फिक्स है 500, 1600, 4000, 8000, जो लीस्ट है जिससे इस रेंज का कंडीशन मीट हो जाएगा उसको मानेंगे। तो इसको लेकर मैंने एक कैलकुलेशन लगाया कि फर्स्ट वाले से 100 मान लिया, बाकी सबसे जो नॉर्मली मानना चाहिए वही माना। फिर परचेज कॉस्ट निकाला, विच इज़ एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 kg इंटू रेस्पेक्टिव परचेज प्राइस।
तो ये आ गया, परचेज कॉस्ट आ गया। फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं, A/Q करके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर करा। तो एनुअल है 8000 डिवाइडेड बाई, अभी यहाँ पे 100 ऑर्डर कर रहे हैं तो 80, 8000 डिवाइडेड बाई 500 ऑर्डर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लो ना, 8000 बाई 500 करके 16 ऑर्डर, यहाँ पे आ रहा है 16 ऑर्डर। और सबका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 12 रुपये करके, तो 16 इंटू 12 करके 192। लाइक दिस सबका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला, कैरिंग कॉस्ट लिया विच इज़ इक्वल टू Q/2 इंटू C। तो Q/2 इज़ 100/2 और C इज़ योर 20% ऑफ परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस सब रेंज का अलग अलग है, ध्यान रख के करना है, हर रेंज का अलग अलग है। यहाँ पे करोगे तो कैसे होगा, 500/2 इंटू 20% ऑफ 12 नहीं होगा, 20% ऑफ 11.8 होगा, 20% ऑफ 11.8। तो 500/2 इंटू 0.2 इंटू 11.8, तो यार 590। लाइक दिस अपने सारा का कर लिया, तब का टोटल कॉस्ट निकाला, जिसमें लीस्ट आ रहा है वो बेस्ट है। तो ये अपना बेस्ट ऑर्डरिंग रेंज है। अपने आंसर बोलेंगे बेस्ट ऑर्डरिंग रेंजेस 1600 से लेकर लेस देन 4000, 1600 से लेकर लेस देन 4000, 1600 से लेकर लेस देन 4000, दिस इज द बेस्ट रेंज, 1600 से लेकर लेस देन 4000। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A में आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7A। सो व्हाट इज 7A सेइंग? 7A क्या बोल रहा है, कंपनी L एंड कंपनी U आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट L uses debt while U does not. Levered company has 18 lakh debentures carrying 10% rate of interest. Both the companies earn 20% before interest and tax on their total assets of 30 lakhs. Assume perfect capital market, tax rate of 50% and capitalization rate of 15% for an all equity company. Compute value of both the companies using NI approach and NOI approach and overall cost of capital of company L using NI approach. तो क्या पूछा है, बेसिकली NI NOI से वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। पहले डेटा को सजाओ, कंपनी L कंपनी U दो कॉलम बनाया, मान लो डेटा को सजाया। ये सिमिलर क्वेश्चन है ICMI मैट में, इलस्ट्रेशन 7 पेज 502, आप वहाँ जाके रेफर करके भी देख सकते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं 10% डेट, 10% कंपनी L कंपनी U है, कंपनी L का 18 लाख डिबेंचर्स है जो 10% है, तो 10% डेट लिखा 18 लाख। फिर आपको बोल रहा है दोनों का जो टोटल एसेट्स है 30 लाख्स का है, तो 30 लाख्स इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया टोटल में, और बैलेंसिंग फिगर को इक्विटी बना दिया। यहाँ पे कंपनी U अनलीवर्ड है तो इसमें डेट होगा नहीं, तो डेट यहाँ पे डैश कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, बोल रहा है कैपिटलाइजेशन रेट फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी इज 15%, ऑल इक्विटी कंपनी का 15% है। तो मैंने दोनों में सेम क्यों लिखा, इसका रीज़न है मैं आपको बताता हूँ, बट एक बार दोनों में सेम लिख दिया। ऑल इक्विटी कंपनी मतलब अनलीवर्ड कंपनी का 15% है, वो हमने लिख दिया। और इसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, टैक्स रेट इज 50%। ये टैक्स रेट इग्नोर हो जाता है हम लोग से, टैक्स रेट इग्नोर होने से सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और चीज बोल रहा है कंपनीज दोनों अर्न करता है 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT ऑन देयर टोटल एसेट्स 30 लाख का 20% आता है, तो 30 लाख का 20% कितना होगा, 30 लाख का 20% करेंगे तो 6 लाख आएगा, तो दोनों का EBIT 6 लाख है। तो अब देखो NI अप्रोच से अगर वर्किंग करना है तो NI अप्रोच का वर्किंग कहता है कि तुम सिंपल इफेश तक पहुंचो और इफेश बाई KE करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो प्लस वैल्यू ऑफ डेट करो, वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। तो ये फ्लो पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वही NI अप्रोच लिखा, EBIT 20% के हिसाब से 6 लाख लिखा, फिर इंटरेस्ट माइनस किया लेवर्ड कंपनी का तो EBT आया, उसमें से टैक्स माइनस किया तो इफेश आया, तो इफेश बाई KE करके वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, वैल्यू ऑफ इक्विटी के बाद वैल्यू ऑफ डेट जोड़ा तो वैल्यू ऑफ फर्म आया, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जब NI अप्रोच है तो NI अप्रोच अज्यूम करता है, उसका अगर ग्राफ अगर आपको याद है तो वो अज्यूम करता है कि KE और KD कांस्टेंट है, KO गिरते रहता है, ठीक है। KE और KD कांस्टेंट है, KO गिरते रहता है, KO कीप्स फॉलिंग। तो इसलिए यहाँ पे 15% NI अप्रोच में सेम रखा गया है, ठीक है। अब ये अगर आ गया तो अब इसके हिसाब से आपको KO निकाल देना है। तो KO कैसे आएगा, हाउ विल यू गेट KO, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ KO। KO के लिए KD और KE चाहिए, तो KD क्या होगी, सिंस टैक्स रेट दिया हुआ है तो 10% इंटू 1 माइनस 0.4 करा
कितना है 10% है ना, और टैक्स रेट कितना है भाई, व्हाट इज द टैक्स रेट 50% है, तो 1 माइनस 0.5 करा तो 5% केडी आ गया, केडी इज 5%, इक्विटी का के दिया हुआ ही है वो तो यूज वही करना है 15%, राइट, के इज 15% और उसमें 15% खाली के ही रहेगा, और के ओ जो है वो इस रेशियो से वेटेड एवरेज करके आ जाएगा। के ओ कैसे आएगा, 9.375 और 15% आ रहा है, वो कैसे आएगा 5% इंटू 14/32 इंटू 18/32 प्लस 15% इंटू 14/32। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 0.05 इंटू 18/32 एम प्लस 0.15 इंटू 14/32 एम प्लस 9.375 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, 9.375। आंसर कितना आ रहा है 9.375, और उधर 15 ही रहेगा क्योंकि वो तो ऑल इक्विटी है, तो जो के ई है वही के ओ है, जो के ई है वही के ओ होगा, जो के ई है वही यहाँ पर के ओ होगा। ओके, तो अगर आप इसका सजेस्टेड आंसर देखोगे तो उसमें आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना चाहिए एक बार, क्योंकि नहीं हो रहा था शायद। एनआई अप्रोच का 9 पॉइंट मैच हो रहा है, 32 लाख 20 लाख मैच हो रहा है, 32 लाख 20 लाख मैच हो रहा है, एनआई अप्रोच एकदम सही है। अब एनओआई में आते हैं, तो एनओआई अप्रोच का खूबी क्या था कि एनओआई अप्रोच में ना कोई कैलकुलेशन डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो एनओआई अप्रोच इज नथिंग बट योर एमएम अप्रोच। तो एमएम अप्रोच से वर्किंग करना होता है, एनओआई मतलब नथिंग बट एमएम। तो एमएम क्या बोलता है कि भाई साहब अगर लीवर्ड अनलीवर्ड है तो लीवर्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये कैसे वर्क करता है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, अगर मेरे को वैल्यू ऑफ फर्म अगर हमको निकालना है तो हम पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड निकालेंगे। हमारा फ्लो बोलता है एमएम अप्रोच में कि पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड निकालो। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कैसे आएगा, जो इफेश है डिवाइडेड बाई के ई करना है, इफेश बाई के ई। तो इसका इफेश क्या है, व्हाट इज द इफेश, वो किया हुआ था ऊपर में 3 बाई के ई करना है, और के ई जो दिया हुआ था वो 15% इसी का ही दिया हुआ था हम लोग, तो इधर अज्यूम कर लिए थे कि इसमें भी सेम है। तो दोनों का के ई एनआई में सेम अज्यूम किया जाता है, क्योंकि एनआई का कंसेप्ट यही कहता है कि दोनों कांस्टेंट रहेगा के ई और के डी। बट एनओआई में के ई कांस्टेंट नहीं होता, एनओआई में क्या होता है लीवर्ड कंपनी का के ई ज़्यादा आना चाहिए, लीवर्ड कंपनी का के ई अनलीवर्ड से ज़्यादा आना चाहिए, ये कहता है एनओआई यानी कि एमएम। तो इसलिए हम लोग के ई खाली अनलीवर्ड का ही यूज़ कर सकते हैं, जिससे आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज 20 लाख, और लीवर्ड फर्म का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट अमाउंट 18 लाख का था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 18 लाख इंटू टी, टी इज द टैक्स रेट, डी इंटू टी करना है, तो ये वैल्यू आ गई 29 लाख की। तो ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है, और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म अगर ये तो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी, दैट विल बी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट करके वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, ठीक है। तो ये दोनों वर्किंग जो हो रहा है ये लीवर्ड फर्म के लिए हो रहा है, ऊपर वाला जो वर्किंग था वो अनलीवर्ड के लिए था। तो अब इस वैल्यू ऑफ इक्विटी से केई ऑफ लीवर्ड फर्म निकाला जाएगा। केई ऑफ लीवर्ड फर्म निकालने के लिए अगर आप सिंपल समझ पाते हैं तो वो इफेश बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज कर सकते हैं। इफेश क्या होगा इसका, वो हम लोग का किया हुआ ही था, वो है 2,10,000, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी 11, तो 2,10,000 बाई 11 करके आ रहा है 19.09%। तो केई ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू 19.09%। ऑलराइट, केई ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 19.09%। केई ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू 19.09%। देखो केई ज्यादा आया और नियम के हिसाब से ज्यादा आना चाहिए। एनओआई अप्रोच यही कहता था, अगर आप उसका ग्राफ याद करें तो एनओआई अप्रोच का ग्राफ कहता है कि भाई साहब केडी कांस्टेंट रहेगा, केई जो है वो बढ़ते रहेगा, जिसके कारण केओ कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिसका लीवर्ड फर्म है उसका केई ज़्यादा आना चाहिए, तो ज़्यादा आ गया 19.09, और केडी हम लोग को लीवर्ड फर्म का मालूम है वो है 5%, और इन दोनों से अपने को अब केओ निकालना है। तो केओ के लिए डेट और इक्विटी का रेशियो चाहिए, तो डेट का वैल्यू 18 लाख, इक्विटी का वैल्यू 11 लाख, तो 18 और 11 बाई टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 29 करके देगा तो आंसर आ रहा है 10.34। और इधर
आंसर क्या दिया हुआ है, ये देखो ये रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे, ये रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, कोई इसमें सोचने का बात ही नहीं है। कोई 20-20 निकाल के बैठा हुआ लोग तो गलत कर रखें। और इसका प्रूफ है इंस्टीट्यूट का मैट, पेज नंबर 502, इलस्ट्रेशन नंबर 7, आप जाके देखिए, यही सेम सम है, बस फिगर क्या है उधर आधा किया हुआ है शायद, या इधर आधा या उधर आधा, ऐसा कुछ है, तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सेम चीज़ है। और ये एकदम ऑब्वियस वे से आपको वर्किंग करना है। सजेस्टेड आंसर जबरदस्ती तो नहीं मिलाना ना, आपको रॉन्ग दिया हो तो रॉन्ग ही बनेगा भाई, राइट। नेक्स्ट 7B क्या कह रहा है, 7B लिवरेज का एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। उसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, टोटल एसेट टर्नओवर दिया हुआ है, तो टोटल एसेट अगर 4 लाख है तो टर्नओवर आ जाएगा, टर्नओवर मतलब सेल्स आ जाएगा, तो सेल्स आ जाएगा 12 लाख। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड वाला 2 लाख दिया हुआ है, वेरिएबल रेशियो दिया हुआ है 40%, तो इससे इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट मालूम है तो कंट्रीब्यूशन आया, माइनस फिक्स कॉस्ट किया तो EBIT आया। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है तो EBT आ जाएगा, टैक्स रेट दिया हुआ तो EAT आ जाएगा, और सब जब आ जाएगा तो DOL DFL DCL निकालने में कितना देर लगेगा, कुछ नहीं। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट लेकर मैंने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है, राइट। तो ये यहाँ पर आकर FM का सारा क्वेश्चंस खत्म हुआ। अब बाकी जो है BDA का है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का, तो डेटा एनालिटिक्स का अलग से वीडियो बनेगा, आप उसको देखिएगा, उसको जरूर रेफर करिएगा, उसमें सर से सुन लीजिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, कौन सा पॉइंट बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्या क्या पॉइंट लिखना है, वो सब चीज़ हाईलाइट करके बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सजेस्टेड आंसर से क्या चीज़ गड़बड़ मैच हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है मतलब 7A का आंसर मैच नहीं हो रहा, और सेकेंडली वर्किंग कैपिटल मैच हो गया अज्यूमिंग डेटर्स एट कॉस्ट पे, और 6B मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पूरा मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का मैच नहीं हो रहा, 4 का जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूट कुछ असम्पशन लेके कर रहा होगा, वो असम्पशन हम लोग को क्लिक नहीं कर रहा, हम लोग बहुत सारे तरीके से तोड़ मोड़ के ट्राई किए, वो हम लोग कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। 4A का आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर देख लीजिए, कमेंट्स बहुत रेलेवेंट हो सकता है आपके लिए। और हाँ, 3A में भी ये स्टॉक तभी मैच होगा जब आप बैंक ओडी को इग्नोर करोगे। हम लोग तो क्वेश्चन में बैंक ओडी दिया हुआ तो कंसिडर कर लिए थे, बट अगर आप इग्नोर करोगे तभी आंसर मैच होगा, राइट। बस इतना ही है। अब ये सब जो विडंबनाएं हैं, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये जो इंस्टीट्यूट का आंसर अलग आता है और हम लोग का आंसर अलग आता है, तो सर हम लोग कैसे पढ़ें, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों के दिमाग में कि उसको कैसे टैकल करें। इसको कुछ नहीं, जो सही है वही करना है। उसके कारण सर नंबर कट गया तो नंबर आप ऐसे मत सोचो 100 मार्क का पेपर है, आपको 60 लाना है तो एग्जाम्प्ट हो, आप 40 मार्क सोचो, ऐसे ही जाएगा। प्रिपरेशन इस लेवल पे करके जाना है कि इसके बावजूद हमारा 60 से ऊपर आना चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर उन लोगों ने काटा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये बदमाशी है जाती इंस्टीट्यूट की, अपन क्या कर सकते हैं। और करते हैं कुछ चक्कर, लोग दिमाग लगाते नहीं है अपना, और वो खाली बस मिलाते हैं और आंसर वैसे ही आता है। तो अपन कुछ कर नहीं सकते यार, इसमें इंस्टीट्यूट को भी कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट कैसे ठीक करेगा, कब ठीक करेगा पता नहीं। और क्या ह्यूमन एरर्स है, ये इतना ऑपरेशंस चल रहा है और हम लोग ये सब चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, 100% 6 सिग्मा क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस करना चाहिए, उनका यही कहना है, इतना काम होता है, ये गलती हो जाता है। जैसे आप भी जब ऑफिस में जाओगे ना, तो आपसे भी कुछ मिस्टेक हुआ तो आप भी यही बोले सर इतना काम करते थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो क्या है। बट ये जवाब सही नहीं है ना, इतना काम करते मिस्टेक हो जाता तो 6 सिग्मा ऑपरेशंस लाना पड़ेगा, ठीक है। इवन सी इंस्टीट्यूट में भी प्रॉब्लम है, हर साल कुछ ना कुछ निकल के आता है, वहाँ पर भी बहुत बवाल होता है, बट कुछ नहीं कर सकते। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, ठीक है। एक FM थ्योरी मैराथन वीडियो है, ज़रूर उसको 2 बार सुनिएगा, बहुत काम का मैराथन है ना। और बाकी YouTube पे बने रहिए, और भी पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं, सारा देखिए ज़रूर, बहुत काम का है आपके यहाँ। ओके।